हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 120। अबागेव। आकाश जल्दी से उठा और अपने आप को ठीक करते हुए बोला और सुमित को समझाते हुए कहने लगा, सुमित मेरी बात सुन यार, ये गलत है। इन्होंने मुझे फोन करके यहाँ बुलाया था और ये अब मेरे साथ इस तरह। अभी आकाश ने इतना ही बोला कि तभी अचानक सुमित ने एक चांटा आकाश के ऊपर खींचकर मारा था। आकाश एक तरफ झुक गया था, लेकिन तब तक राधिका बाहर आई और वह बोली, इसमें आपके दोस्त की कोई गलती नहीं है, चांदनी ने ही उन्हें फोर्स किया है, ये देखिए वीडियो। ऐसा बोलकर जल्दी ही राधिका ने अपने फोन की एक वीडियो जाकर सुमित और आकाश दोनों को ही दिखा दी थी, जिसमें स्टार्टिंग से जब चांदनी ने आकाश को सेड्यूस करने की कोशिश की थी वह सारी फोटोज कवर अप थी। अब सुमित ने जैसे ही ये देखा उसकी आंखें की गुस्से से लाल हो रखी थी। चांदनी ने तो पहले ही काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, उसे किसी तरह का कोई होश नहीं था। वह बस यही बोले जा रही थी, हे हैंडसम डॉन टी गो अवे फ्रॉम मी प्लीज कम, आई जस्ट नीड यू बैडली प्लीज कम। बड़ी ही सैडिक्टिव वॉइस में वो बोले जा रही थी। तब सुमित का पारा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। अचानक सुमित ने वही साइड टेबल पर रखे वह फ्रूट नाइफ उठा लिया था और सीधा चांदनी की चेस्ट के आर पार कर दिया था। उसने चांदनी के चेस्ट, कवर बैक, गला, हर जगह उसने चाकों से गोद दिया था। चांदनी का पूरा शरीर खून मखून हो चुका था और अब सुमित बड़े ही गुस्से से वो चाकू को लेकर राधिका की तरफ बढ़ने लगा था और नफरत भरी आवाज में बोला, मुझे नफरत है तुमसे, ना तुम मुझे ये सब कुछ सच्चाई दिखाती और ना ही मैं आज अपने प्यार की अपने हाथों से जान लेता। इन सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, मुझे तुमसे नफरत है तुमसे। ऐसा कहकर जैसे ही वह राधिका पर वार करने के लिए आगे बढ़ा, तभी आकाश ने उसे फौरन रोक दिया था और उसके इमोशंस कंट्रोल करते हुए बुलाए, क्या कर रहा है तू, इसकी जान इस तरह से नहीं ले सकता है, इन सब में इसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन तब तक राधिका बहुत ज्यादा डर गई थी, वह लड़खड़ा कर पीछे की ओर गिर गई थी, जिसकी वजह से उसका सर दीवार से जा टकराया था और वह बेहोश हो गई थी। तब सुमित जोरों से रोने लगा था और दर्द भरी आवाज में बोला, इन लड़कियों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और चिक चिक कह रहा था, मैं अब जिंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं करूंगा, कभी किसी से प्यार नहीं करूंगा। ऐसा बोलकर सुमित रोते हुए आकाश को देखने लगा था। तभी आकाश उसे कंट्रोल करने लगा और मन ही मन में बोला, तू क्या किसी से प्यार नहीं करेगा? आज प्यार का ऐसा खौफनाक रूप देखने के बाद मैंने भी कसम खा ली है कि मेरी जिंदगी में भी अब कोई लड़की नहीं आएगी। कहीं ना कहीं आकाश और सुमित उस वक्त एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे थे। ठीक उसी वक्त अरमान के बॉडीगार्ड वहां आ गए थे और जल्दी ही उन्होंने चांदनी की लाश को ठिकाने लगा दिया था और अरमान, जो कि बॉडीगार्ड के बीच में से होता हुआ अंदर आया था, उसने तुरंत राधिका को पास के ही एक नर्सिंग होम में एडमिट करवा दिया था और सुमित और आकाश को लेकर अपने साथ मेंशन चला गया था और उन दोनों को संभालने लगा था। फ्लैशबैक एंड। आज कहीं ना कहीं आकाश और सुमित को दोनों का जैसे ही वह दिन याद आया, दोनों ही एक बार फिर लड़कियों से अपनी नफरत को मजबूत करने लगे थे। वहीं दूसरी ओर आज डॉक्टर रश्मि को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि जब से दादाजी और ध्रुव आहान वहां से गए थे तब से उसके शरीर में भी कुछ अलग ही तरह की बेचैनी थी, क्योंकि वह आकाश से बचपन से प्यार किया करती थी। लेकिन आकाश ने जिस तरह से उसके मिलने पर बेइज्जती करना शुरू किया था, तब से उसकी रही सही उम्मीद भी टूटती हुई सी नजर आ रही थी। रश्मि को इतना परेशान देखकर नानी माँ, उन्होंने रश्मि को अपनी गोद में लेटा लिया था। उसके सर पर हाथ फेरकर बोलने लगी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ बेटी कि आपकी ये उम्र ही ऐसी है कि इस उम्र में इस तरह से ये सब लगा रहता है। लेकिन मैं तुम्हें आज एक बात बताना चाहती हूँ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा इस दुनिया में किसी भी औरत के लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट अजीज नहीं होना चाहिए। हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट से ही हमें जिंदगी जीने का हौसला मिलता है। याद रखना, जिस औरत के पास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी उसके लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो खुदकुशी जैसा कदम उठाती है। इसलिए अपने वजूद के लिए लड़ो। अपनी कोई इज्जत नहीं होगी तो उस औरत को समाज हमेशा नीची नजरों से देखेगा और हमेशा उसकी बेइज्जती करेगा। देखो बेटी,
तुम मेरी बात का गलत मतलब मत समझना, लेकिन जब मैंने तुम्हें आज खिड़की के पास खड़े होकर रोते हुए देखा तो मैं समझ चुकी थी कि जरूर तुम्हें जिंदगी ने गहरा जख्म दिया है। अब जैसे ही नानी माँ ने डॉक्टर रश्मि से इस तरह से बातें करना शुरू कि डॉक्टर रश्मि खुद को रोक नहीं पाए और उसने नानी माँ को गले से लगाकर सारी बातें बता दी थी कि वह बचपन से उसे प्यार करती है और उसने किस तरह से उसकी मोहब्बत की इंसल्ट की है। तब नानी माँ अपनी शब्दों में रश्मि को समझाने लगी थी और प्यार से बोली, क्या इतने सालों के रिलेशन में क्या एक बार भी ऐसा कोई लम्हा आया जब उसने तुम्हें प्यार से देखा हो या बातें की हों। तब डॉक्टर रश्मि भी पुरानी यादों में खो गई थी, जब एक बार वह स्कूल यूनिफॉर्म में ग्राउंड में खेल रही थी। ठीक उसी वक्त जोरों से मुंह के बल गिरी थी, उसके घुटने और कोहनी छिल गई थी। तब आकाश तुरंत दौड़कर उसके पास आया था और उसने जल्दी से अपने नन्हे नन्हे हाथों से रश्मि के जख्मों को साफ किया था और उस पर फूंक मारने लगा था। एक वो लम्हा था और वही लम्हा उस दिन आकाश छोटी सी नन्ही सी रश्मि के दिल में बस गया था। वह याद करते ही आज रश्मि थोड़ा सा मुस्कुरा उठी और उम्मीद भरी आवाज में बोली, नानी माँ शायद आप ठीक कह रही है, मैं अपने रिश्ते को मौका तो जरूर दूंगी, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ किसी तरह का कोई भी खिलवाड़ होते हुए नहीं देखूंगी। अब जैसे ही डॉक्टर रश्मि ने मजबूत इरादों से ये कहा, नानी माँ मुस्कुरा दी थी और जल्दी ही उसे बड़े ही प्यार से सुलाने लगी थी, जिस तरह से वो आस्था को सुलाया करती थी। कहीं ना कहीं नानी माँ की आंखें एक बार फिर भीग गई थी कि ना जाने उनकी बच्ची उस महल जैसे घर में कैसे रह रही होगी। नानी माँ कुछ दिनों के लिए आस्था के पास जाकर रहना चाहती थी, अपनी आंखों से उसका बसा बसाया घर देखना चाहती थी और अपनी पूरी तसल्ली करने के बाद ही वह गांव वापस जाना चाहती थी। इसके लिए उसने सीधे सीधे आलोक सिंघानिया से बात कर की थी, लेकिन अभी तक आलोक जी का कोई जवाब नहीं आया था। अगली सुबह वह जल्दी ही इस काली रात की अगली सुबह हो चुकी थी और जैसे ही अगले सुबह सबसे पहले अरमान की आंखें खुली, उसे अपने सीने के पास आस्था का चेहरा नजर आया। आस्था को अरमान कितनी ही देर तक यूं ही देखता रहा, क्योंकि अरमान को तो हर सुबह जल्दी उठने की आदत थी, लेकिन आस्था को तो घोड़े बेचकर न जाने कितनी ही देर तक सोने की आदत थी। अब क्योंकि अरमान ने ही आस्था को अपने पास उसे बिल्कुल अपने बदन से चिपका कर सुलाया था, लेकिन अब अरमान को अपने जिम रूम में भी जाना था और एक्सरसाइज वगैरह करनी थी, जॉगिंग करनी थी, लेकिन अब आस्था को वह खुद से दूर कैसे करें, क्योंकि आस्था तो उसे आप अपना मिनी बेड समझकर सो रही थी। पूरी तरह से आस्था अरमान के ऊपर ही लेटी हुई थी। वो अरमान को उस वक्त अपना टैडी बेयर समझ रही थी और उसे हग करके सोए हुए थी। पूरी तरह से उसने अरमान को जकड़ रखा था। अब अरमान आस्था को इस तरह से सोते हुए देखकर मन ही मन में झल्लाते हुए सोचने लगा था, क्या इस लड़की को ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर ये मुझे इस तरह से पकड़कर नहीं सोएगी तो क्या मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। कितनी मजबूती से ये मुझ पर अधिकार जमा कर लेटी हुई है, दिल तो कर रहा है इसे अभी उठा कर फेंक दूं, लेकिन सोई हुई मासूम भी तो लग रही है। कहीं ना कहीं अरमान जो अपने आप से ही उल्टे सीधे सवाल जवाब कर रहा था। लेकिन इतनी देर तक वह नहीं लेट सकता था, क्योंकि अरमान को अपना काम भी कंटिन्यू करना था और आस्था को तो वैसे ही जल्दी नहीं उठना था, तो इसीलिए अरमान ने उसकी कमर पर नोच दिया था, यानी चिकोटी काट ली थी और फिर आंखें बंद करके लेट गया था। तब अरमान के इस तरह से नोचने पर आस्था की नींद कसमसाने लगी थी। हालांकि उसकी नींद अभी भी नहीं खुली थी और एक बार फिर थोड़ा सा कसमसाने के बाद वह फिर से अरमान को जकड़ कर सो गई। अब अरमान ने अपने सर पर हाथ मार लिया था और सोचने लगा, मैं अभी कितना बुद्धू हूँ जो लड़की सीधा सीधा पानी डालने से उठती है। ये कुछ बड़ा भारी भरकम उसके आसपास आवाज हो जैसे बंदूक की आवाज से उठती है, तो भला इस तरह से पिंच करने से क्या उठेगी। तभी अरमान को एक तरीका सूझा था। अब क्योंकि आस्था के होंठ उसके होठों के बेहद करीब थे, तो अरमान हल्का सा सर ऊपर करके उसके होठों के पास जाकर उसने जोर से उसे काट लिया था। अब तो आस्था की नींद पूरी तरह से भाग गई थी और वह तुरंत डर के मारे उठकर बैठ गई थी, लेकिन अरमान ने उसे काटने के बाद तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली थी और इस तरह से नाटक करने लगा था मानो
कि वह बहुत गहरी नींद में सो रहा हूँ। लेकिन आस्था तो जैसे ही उठी उसे अपने होठों के पास बहुत तेज दर्द सा महसूस हुआ। फटाफट से उसने खुद को अरमान की बेहद करीब पाया तो थोड़ा सा दूरी बनाकर बैठ गई और ना समझी में बोली कि हमारे साथ क्या हुआ, हमें हमारे होठों पर इतने दर्द क्यों हो रहा है, और हम राक्षस सिंघानिया के इतना करीब कैसे आ गए, जबकि हम तो कोने पर लेटे थे। ना कहीं आस्था उठने के बाद बड़बड़ाए जा रही थी। वही अरमान आस्था के मुंह से अपने लिए राक्षस सुनकर अंदर ही अंदर उबल रहा था, लेकिन फिलहाल तो वह सोने का नाटक कर रहा था और अपने गुस्से को कंट्रोल किए हुए वह आस्था की बातों को सुन रहा था। आस्था अब फटाफट से खड़ी हुई थी और एक बार अरमान की ओर देखकर बोली, सोते हुए ये राक्षस इतना बुरा भी नहीं लगता है, लेकिन जब ये उठ जाता है कितना ज्यादा खूंखार और डरावना बन जाता है। पता नहीं इस राक्षस को इस घर के सभी लोग कैसे बर्दाश्त करते हैं। कितने बदतमीज है ये राक्षस, लेकिन सोता हुआ प्यारा लग रहा है। रियल में भी प्यारा होता तो कितना अच्छा लगता ना। अब आस्था कहीं ना कहीं अरमान को सोते हुए देखकर अपने मन के भड़ास निकाल रही थी। वही अरमान आस्था के मुंह से कभी अपनी बुराई सुनकर गुस्से से उबल रहा था, लेकिन जब आस्था उसे सोते हुए बड़ा प्यारा लग रहा है ऐसा बोल रही थी तो अरमान का दिल अचानक जोरों से धड़का रहा था। आस्था के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर न जाने क्यों उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। तभी आस्था अरमान के एकदम पास जाकर खड़ी हो गई थी और कुछ देर उसे देखने लगी थी और फिर बोली, अब देखो कैसे हमारे सामने एकदम चुपचाप पड़े हुए हैं और जब उठ जाएंगे तो फिर से शुरू कर देंगे। आस्था तुम्हें अपनी हद में रहना होगा, तुम्हें किसी से बात नहीं करनी होगी, जो मैं कहूँगा वो करोगी। तुम मेरी सर्वेंट हो, सिर्फ सर्वेंट। सिर्फ मेरे सामने रोना, मेरे परिवार के सामने मत रोना। ये ना करना, वह ना करना, वह करना, ये मत करना, वह मत जाना, यह मत खाना, वह मत पीना। कहीं ना कहीं आस्था खड़ी होकर अरमान की नकल उतारने लगी थी। वह थोड़ी सी अपनी आवाज मोटी सी करके बोलने की कोशिश करने लगी थी। वही अरमान आस्था की ऐसी हरकत पर मुस्कुराना चाहता था, लेकिन उसकी पावरफुल पर्सनैलिटी उसका और उसे इस बात की इजाजत नहीं देती थी कि वह मुस्कुरा सके। केवल कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर एक ना दिखने वाली मुस्कुराहट आई थी, लेकिन अगले ही गायब भी हो गई थी। तब आस्था बोली, अरे अगर हम इन राक्षस के चक्कर में खड़े रहे तो क्या होगा, हमें जाकर फटाफट से नहा धो लेना चाहिए। वैसे भी 7 बज चुके हैं और हमें कॉलेज भी जाना है। तो कहीं ना कहीं ये सब सोचते हुए आस्था फटाफट से बाथरूम में जाने लगी थी। कहीं ना कहीं उसके मन में इस बात का भी डर था कि अगर अरमान जाग गया तो कल जो उसने बाथरूम में उसके साथ किया था फिर से ना कर बैठे, तो इसीलिए वह जल्द से जल्द होकर तैयार हो जाना चाहती थी इससे पहले कि अरमान उठे। आस्था के बाथरूम में जाने के बाद अरमान, जो कि जैसे जैसे खुद पर कंट्रोल किए हुए जाकर बंद करके लेटा हुआ था, वह तुरंत उठ बैठा था और बाथरूम के दरवाजे की ओर देखकर तिरछा सा मुस्कुराया और बोला, तो मेरी बेवकूफ सिली लिटिल वाइफी मुझे खड़ूस कह रही है, मेरी नकल उतारती है, मुझे राक्षस कहती हूँ। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि असल में राक्षस क्या होता है, और एक राक्षस जब राक्षस बने पर आए तो वह क्या से क्या कर सकता है। कहीं ना कहीं अरमान कुछ सोचते हुए तिरछा सा मुस्कुराने लगा था। वहीं दूसरी ओर आकाश और सुमित, जिन्होंने तकरीबन पूरी रात ही ड्रिंक की थी और उनकी आंखें अगले दिन ही खुली थी। अब जैसे ही आकाश ने और सुमित ने अपने आप को हाल में ही छोटे से बार के नीचे फ्लोर पर सोते हुए पाया तो दोनों उठ बैठे थे। दोनों की ये हालत काफी ज्यादा खराब हो रखी थी, दोनों एकदम मजनू के जैसे लग रहे थे और कल रात नशे में उन्होंने एक दूसरे से क्या क्या बातें की थी हल्की हल्की उन्हें याद थी, लेकिन अगले ही पल वह सपाट चेहरा लिए उठे थे और बोले, में लगता है कि हमें फटाफट से काम पर जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि आज अबीर सिंह राठौड़ के साथ अरमान सिंघानिया की मीटिंग है। अब जैसे ही उन दोनों को याद आया कि अबीर सिंह राठौड़ आने वाला है और मीटिंग कहीं और नहीं बल्कि सुमित के ही होटल में होने वाली है, तो वह उनका चेहरा एकदम से इस वक्त सख्त हो गया था और वह उस मीटिंग की तैयारी करने लगे थे। वहीं दूसरी ओर सिंघानिया मेंशन में आस्था जैसे ही बाथरूम में गई, फटाफट से वह नहा ली थी और उसने बाथरोब भी पहन लिया था, लेकिन जैसे वह दरवाज़ा खोलकर बाहर आने लगी, उसने पाया कि दरवाज़ा तो खुल ही नहीं रहा है।
दरवाजा बाहर से लॉक्ड था। जी हाँ, दरवाजा किसी और ने नहीं बल्कि अरमान ने ही लॉक किया था, क्योंकि आस्था ने उसके मुंह पर उसे राक्षस कहा था। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।